मध्य प्रदेश के इंदौर में 11 मई 2025 को दोनों परिवारों की सहमति से राजा रघुवंशी और सोनम की शादी होती है। शादी के 4 दिन बाद यानी कि 15 मई को सोनम अपने घर वापस आती है। 20 मई को दोनों पति पत्नी हनीमून मनाने के लिए गुवाहाटी आते हैं और गुवाहाटी में वो मां कामाख्या देवी के दर्शन करते हैं। उसके बाद मेघालय में शिलोंग जाते हैं और वहां पर उनकी मुलाकात इंदौर के ही 3 लड़कों से होती है और ये पति पत्नी भी इंदौर के होते हैं और वो लड़के भी इंदौर के होते हैं। तो इस वजह से सभी आपस में घुल मिल जाते हैं और दोस्त की तरह रहने लगते हैं। फिर वो घूमने भी साथ जाते हैं और एक दिन जब वो सभी घूमने गए हुए होते हैं, उन 3 इंदौरी लड़कों में से एक अचानक से एक दाव जैसा जो नारियल काटने वाला हथियार होता है, दराती के जैसा, बड़ी दराती के जैसा, उसके साथ राजा रघुवंशी पर हमला कर देता है और उसके साथ उसको मौत के घाट उतार देता है और फिर कई मीटर गहरी खाई में नीचे फेंक देता है। तो क्यों ऐसा करता है, क्या है ये पूरी कहानी, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया 11 मई को दोनों की शादी होती है, राजा की और सोनम की, और उसके बाद 20 मई को वो हनीमून मनाने के लिए गुवाहाटी जाते हैं पहले और फिर उसके बाद मेघालय में शिलोंग जाते हैं और वहाँ पर राजा की हत्या कर दी जाती है 3 इंदौरी लड़कों के द्वारा। इसके बाद 3 दिन तक जब राजा का और सोनम का उसके घर वालों से कोई कांटेक्ट नहीं होता है, कोई फ़ोन नहीं आता है, कोई खबर नहीं होती है, तो राजा का भाई विपिन और सोनम का भाई गोविंद ये दोनों शिलोंग आते हैं और वहां आकर पहले होटल में इंक्वायरी करते हैं। उसके बाद पुलिस को खबर करते हैं, लेकिन पुलिस उनका कोई साथ नहीं देती है। तो फिर वो कुछ यूट्यूबर्स की सहायता लेते हैं और यूट्यूबर्स की सहायता से ड्रोन के द्वारा जो उनके भाई और भाभी होते हैं उनकी सर्च किया जाता है और इसी सर्च के दौरान ड्रोन से एक लाश दिखाई देती है खाई में पड़ी हुई, और जब वहां जाकर देखते हैं तो उसका जो मुंह चेहरा होता है वो तो बहुत अक्षत विक्षत होता है, उससे कुछ पहचान नहीं होती है, लेकिन उसके हाथ पर राजा लिखा होता है जो कि राजा रघुवंशी का ही नाम होता है। उससे उसका भाई उसे पहचान लेता है कि ये लाश राजा की ही है। तो इससे बहुत हड़कंप मच जाता है और लाश मिलने के बाद जो वहाँ की लोकल पुलिस होती है शिलोंग की, वो भी सख्ते में आती है और बात बड़े अफसरों तक, डीजीपी तक पहुंच जाती है और फिर बात घूमते घूमते जो देश के होम मिनिस्टर है अमित शाह वहां तक भी पहुंच जाती है। और उसके बाद जो राजा का भाई होता है और जो सोनम का भाई होता है वो सीबीआई द्वारा इसकी जांच की मांग उठाते हैं। तो पुलिस के द्वारा बहुत सख्ती से और बहुत गहराई से इस केस की जांच की जाती है, क्योंकि जो राजा रघुवंशी होता है वो बहुत ही अमीर घराने से संबंध रखता है। एमपी इंदौर का एक बड़ा बिजनेसमैन परिवार है, तो उससे वो बिलोंग रखता है। तो उस वजह से काफ़ी सख्ती के साथ इसकी जांच की जाती है, लेकिन 17 दिन बीत जाते हैं फिर भी कोई सुराग नहीं मिलता है। और 17 दिन बीतने के बाद 8 और 9 जून की जो रात होती है, उस रात को लगभग 1 बजे का टाइम होगा। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में जो थाना नंदगंज के अंतर्गत आता है, वहाँ पर एक ढाबा होता है जिसका नाम होता है काशी चाय का जायका। तो उस ढाबे पर काम करने वाला एक छोटा बच्चा देखता है कि जो उस ढाबे का शेड होता है, टीन का जो शेड होता है, उसके पास एक औरत खड़ी हुई है। लड़का उस औरत के पास जाकर देखता है तो वो औरत बहुत ही बदहवास हालत में होती है। उसके बाल बिखरे हुए होते हैं, काली टी शर्ट उसने पहनी होती है, साथ में जींस पहनी होती है। वो ढाबे के टीन शेड के पास एक तरफ खड़ी रो रही होती है। छोटू जाकर उससे पूछता है कि आप कौन हो, क्या चाहिए आपको, क्या आपको भूख लगी है तो खाना खा लो।
लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है। तो इस पर जो छोटू होता है वो ढाबे के मालिक के पास आता है। मालिक का नाम होता है साहिल यादव। उसको सारी बात बताता है कि ऐसे ऐसे एक औरत खड़ी है, वो रो रही है, बदहवास हालत में है, कुछ बोल नहीं रही है, कुछ बता नहीं रही है, कुछ कह नहीं रही है। तो जो ढाबे का मालिक होता है साहिल यादव, वो उसके पास आता है और उससे पूछता है कि उसे क्या चाहिए, भूख लगी है तो खाना खा लो। लेकिन वो रोते रोते कुछ भी नहीं कहती है, बस रोती रहती है और रोते रोते उससे कहती है कि मुझे एक फ़ोन चाहिए, मुझे अपने घर फ़ोन करना है, मैं बहुत ही परेशान हूँ, बहुत ही दुखी हूँ, कृपया मेरी मदद कीजिए। साहिल यादव एक बार तो सोचता है कि आज के ज़माने में किसी को अपना फ़ोन देने का काम तो है नहीं, लेकिन वो जो औरत है वो बहुत ही परेशान लग रही थी वाकई में। तो उस पर उसे दया आ जाती है और वो अपना फ़ोन उसे दे देता है। तब वो औरत अपने भाई को फ़ोन करती है और उसे बताती है कि मैं यहाँ उत्तर प्रदेश में हूँ और यहाँ पर ये ढाबा है और यहाँ पर हूँ और बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ और बहुत ही बुरा हाल है मेरा। इसके बाद एक औरत जो वहाँ पर अपने परिवार के साथ खाना खाने आई हुई थी उस ढाबे पर, वो उससे बात करती है और उससे पूछने की कोशिश करती है कि वो कौन है और उसका ये ऐसा बुरा हाल किसने किया है, लेकिन वो कुछ नहीं बताती है, बस रोती रहती है। इस पर वो औरत उस ढाबे के मालिक साहिल यादव को कहती है कि आपको इस बारे में पुलिस को बताना चाहिए, आपने पुलिस को बुलाना चाहिए और ये हो सकता है कोई पुलिस केस हो और कल तुम इसमें ना फंस जाओ कहीं, तो आपने पुलिस को बुलाना चाहिए। तो उसकी बात मानते हुए जो साहिल यादव होता है, होटल वाला, ढाबे वाला, वो 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को बुलाता है। कुछ देर में पुलिस आती है और पुलिस के साथ जो लोकल एसएचओ होता है वो भी आता है और वो उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं बताती है। इसके बाद वो अपने साथ उस लड़की को ले जाते हैं और उसको एक महिला चौकी होती है वहाँ पर लोकल में, तो उसको सौंप देते हैं। महिला चौकी में उससे पूछताछ करते हैं और उससे उसका नाम पूछते हैं। वो सोनम रघुवंशी अपना नाम बताती है, तो उनको नाम कुछ सुना सुना सा लगता है और फिर वो उससे पूछते हैं कि वो कहाँ की रहने वाली है, तो वो कहती है कि वो इंदौर की रहने वाली है। इतना सुनते ही सारी स्टोरी उनके सामने घूम जाती है और उनको पता चल जाता है कि जिसको 17 दिनों से मेघालय की और एमपी की पुलिस ढूंढ रही है वो ही ये लड़की है। और इस बारे में वो अपने लखनऊ में जो उच्च अधिकारी होते हैं उनको बताती है। जो लोकल महिला चौकी की इंचार्ज होती है वो अपने उच्च अधिकारियों को इस बारे में बताती है। वो भी इसे सुनकर हैरान रहते हैं कि जो लड़की मेघालय में शिलोंग में गुम हुई थी वो यहाँ यूपी में क्या कर रही है। तो वो मेघालय की पुलिस को बताते हैं और साथ ही जो एमपी इंदौर की पुलिस होती है उसको बताते हैं। तो दोनों जगहों की पुलिस यानी कि मेघालय की भी और एमपी की भी पुलिस वहाँ पर काशीगंज में आती है, जो थाना नंदगंज लगता है वहाँ पर। और वहाँ पर जो लोकल महिला पुलिस चौकी होती है वहाँ से इस सोनम रघुवंशी को वो अपनी गिरफ्त में लेती है और उसको हॉस्पिटल पहुँचा देते हैं इलाज के लिए, क्योंकि वो बहुत ही बुरी दशा में लग रही थी। और जब उससे पूछताछ की जाती है तो पहले तो वो पुलिस को इधर उधर बरगलाने की कोशिश करती है, लेकिन जब पुलिस अपनी थोड़ी शक्ति दिखाती है तो वो टूट जाती है और वो फिर जो कहानी बताती है जो अपने पति राजा रघुवंशी की मौत की, और जो पूरी कहानी निकल कर सामने आती है वो इस प्रकार होती है कि जो ये सोनम रघुवंशी है इसके पिताजी का ड्राई फ्रूट का बिजनेस होता है और उसको वो सोनम ही संभालती है। और वहाँ पर एक राजा कुशवाहा नाम का कर्मचारी होता है और सोनम उसके प्यार में पड़ जाती है। सोनम उससे शादी करना चाहती है, लेकिन जो उसके घर वाले हैं सोनम के, वो इस शादी के लिए राजी नहीं होते हैं,
क्योंकि जो ये राजा कुशवाहा होता है ये बहुत ही गरीब होता है, और इसके अलावा जो सोनम के घर वाले होते हैं उनको ये भी मंजूर नहीं होता है कि उनकी बेटी उनके यहाँ ही काम करने वाले किसी नौकर के साथ शादी करे। तो इस बात के चलते सोनम के घर वाले उसकी शादी राजा रघुवंशी के साथ तय कर देते हैं और शादी हो जाती है। लेकिन सोनम इस शादी से खुश नहीं होती है, तो वो अपने प्रेमी राज कुशवाहा से मिलकर अपने पति राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है। और इसके लिए प्लान ये होता है कि वो हनीमून के बहाने राजा को कहीं दूर लेकर जाएगी और वहाँ पर वो उसका आसानी से कत्ल करके उसको छुपा देंगे, उसकी डेड बॉडी को, और किसी को पता नहीं चलेगा। और ऐसा ही होता है कि शादी के 10-12 दिन बाद जो सोनम होती है वो अपने पति को हनीमून पर चलने के लिए कहती है, लेकिन राजा जो होता है वो हनीमून पर नहीं जाना चाहता है। लेकिन सोनम जिद करके उसको हनीमून पर लेकर जाती है और वहाँ पर गुवाहाटी के माँ कामाख्या देवी के दर्शन करते हैं और उसके बाद मेघालय में शिलोंग की तरफ निकल जाते हैं घूमने के लिए। और वहाँ पर सोनम ने उसके जो आशिक होता है और उसके 3 साथी होते हैं उनको वो अपनी लाइव लोकेशन भेजकर बुला लेती है और सारी अपने फ़ोन के ज़रिए सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उनको भेजती रहती है कि वो कौन से होटल में रुके हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, कहाँ खाना खा रहे हैं, कहाँ घूमने जा रहे हैं, वो सब उनको मैसेज के थ्रू भेजती रहती है और साथ में अपनी लाइव लोकेशन उनको भेजती रहती है। तो प्लान के हिसाब से जो सोनम का आशिक होता है राज कुशवाहा और उसके 3 साथी होते हैं वो बाई चांस सोनम के पति राजा रघुवंशी से मिलते हैं और वो भी हिंदी बोलते हैं तो ये भी हिंदी बोलते हैं, वो भी इंदौर के हैं तो ये भी इंदौर के हैं। तो इस तरह से जब पता चलता है कि दोनों ही इंदौर के हैं, दोनों ही पार्टियां, यानी कि ये राजा रघुवंशी और इसकी वाइफ और जो वो सोनम के आशिक आए थे और उसके साथी थे, सभी इंदौर के होते हैं। तो इस लिहाज से दोनों पक्षों में दोस्ती हो जाती है और फिर दोनों पक्ष साथ में घूमने जाते हैं। साथ में घूमने जाते हैं तो जो सोनम के आशिक राज कुशवाहा की पार्टी होती है, उसके साथी होते हैं, उनमें से एक दाव नाम का हथियार निकालता है जिससे नारियल काटे जाते हैं, जो कि आपने साउथ फिल्मों में देखा होगा। एक बड़ी दराती के जैसा होता है और उससे नारियल काटे जाते हैं। साउथ की फिल्मों में तो लोग भी काटे जाते हैं उसी से। तो उस हथियार के साथ वो सोनम के पति राजा रघुवंशी के ऊपर हमला करता है और उसको मारकर एक बहुत गहरी खाई में डेड बॉडी को फेंक देते हैं और सोनम वहाँ से उनके साथ ही निकल जाती है। और फिर 17 दिनों से ये फरार चल रहे थे, कभी किधर जाते कभी किधर। ये लोग दरअसल बंगाल का बॉर्डर पार करके बांग्लादेश में घुसने की तैयारी कर रहे थे, ताकि वहाँ जाने के बाद फिर इंडिया की जो पुलिस होती है वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आजकल जो बांग्लादेश की तरफ से जो घुसपैठ हो रही है उसकी वजह से उस बॉर्डर पर इतनी सख्ती कर दी गई है कि ये बॉर्डर पार नहीं कर पाते हैं। और उधर यूपी में कभी किधर ये घूमते रहते हैं, लेकिन थक हार कर ये आखिर में अपने घुटने टेक देते हैं और सोनम को छोड़ देते हैं, इस कहानी के साथ कि उसके पति राजा रघुवंशी को मारकर जो उधर की माफिया गैंग होती है वो उसको किडनैप करके ले गए थे। और जब पुलिस की शक्ति बढ़ गई तो उस वजह से उसको छोड़कर भाग गए। लेकिन असलियत जो होती है वो सामने आ ही जाती है। मैं हर अपनी वीडियो में कहता हूँ कि जो अपराधी होता है वो कितनी ही सफाई के साथ अपराध कर ले, लेकिन आखिर में वो पकड़ा ही जाता है। तो इसी कारण ये जो सोनम होती है और उसके जो साथी होते हैं, उसका आशिक होता है और उसके जो साथी होते हैं, सब पकड़े जाते हैं और इस केस का पर्दाफाश हो जाता है और जो सच्चाई होती है वो सामने आ जाती है।
लेकिन यहाँ पर सोनम के पास ऑप्शन थे। अगर घर वाले उसके प्रेमी के साथ उसकी शादी नहीं कर रहे थे तो वो कोर्ट मैरिज कर सकती थी। और ये जो इतना बड़ा कांड हुआ है, जो एक घर का बेटा मारा गया है इस सारे षड्यंत्र में, तो वो सब होने से बच जाता और इन पे भी कोई उंगली नहीं उठती और सब कुछ सही हो सकता था। लेकिन ये अपने आप को कुछ ज़्यादा ही चालाक समझते थे और समझते थे कि वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे, कभी वो फंसेंगे नहीं और आराम से बांग्लादेश में जाकर अपना खुशी से रहेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, पुलिस को सब पता चल गया और आज ये सभी पुलिस के हिरासत में है। तो आगे दोस्तों इस केस के बारे में क्या अपडेट आता है, जो कोर्ट होता है वो इस केस का क्या फैसला करेगा, इनको क्या सज़ा होगी, वो बहुत ही जल्द मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर ले, तो चैनल पर बने रहिए। जल्द ही मिलते हैं एक और ट्रू क्राइम की एक और नई ट्रू स्टोरी के साथ। तब तक नमस्कार।